नमस्कार। नमस्कार बिहार बैंड कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं नज़ीर अख्तर खान और मैं हूँ ऋचा राजपूत। हर रोज लेके आते हैं हम अपना खास कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। एक ऐसा कार्यक्रम है जो आपकी सुबह को बेहतर करता है, खुशगवार करता है। और इस प्रोग्राम के जरिए हम आपको एंटरटेन करते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं और अपने गेस्ट से, नए गेस्ट से मुलाकात कराते हैं। उनके ज़िंदगी के छुए अनछुए पहलू को हम आप तक पहुंचाते हैं। गेस्ट से मुलाकात कराने का मकसद ये होता है क्योंकि जिस फील्ड से वो ताल्लुक़ रखते हैं, जिस फील्ड से वो हैं, उस फील्ड के बारे में हमें खूब सारी जानकारी मिलती है और आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है। और आप भी अगर उस फील्ड में जाना चाहते हैं तो बहुत सारी बातें होती है इस प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम में हम प्रोग्राम का आगाज़ एक अच्छे से अनमोल वचन से करते हैं और अखबारों की सुर्खियों को भी लेना लाजमी होता है। तो बहुत सारा सेगमेंट हमारा चलता है, लेकिन चलिए अब वक्त हो चला है एक अनमोल वचन का, क्योंकि दिन की शुरुआत ना हमें अच्छे विचारों से करना चाहिए। अगर दिन की शुरुआत अच्छे विचारों से होती है तो पूरा दिन खिला खिला हुआ रहता है। तो आइए जानते हैं कि आज का अनमोल वचन क्या है। आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट डे है, पता है। आज एक ऐसा दिवस है जिससे हम समाज की भी जो कल्पना करते हैं ना, उसको परिदर्शित करने के लिए जो एक प्लेटफॉर्म होता है, आज वो है। आज विश्व रंगमंच दिवस है। जो हम आज नुक्कड़ नाटक देखते हैं, आज जो हम जितनी भी सारी चीज़ें देखते हैं ना, उसको जो अभिनय के रूप में जो हम प्रसारित करते हैं, आज उसका दिवस। आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट डे है, 27 तारीख। ये फिल्म जगत के लिए भी हो, चाहे नाट्य जगत के लिए हो, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आज। और इसी बारे में हम बातचीत भी करेंगे, बहुत सारी जानकारियाँ लेंगे कि आखिर क्यों नाटक ही सिर्फ क्यों, रंगमंच क्यों इम्पॉर्टेंट है लोगों के लिए। तो आज हमारे साथ गेस्ट भी वैसे ही मौजूद हैं जिनसे हम बहुत सारी जानकारी लेंगे। और बहुत सारी जो गलत फहमियाँ हैं बच्चों के भी मन में हैं और जो लोग इस फील्ड में हैं उनके भी मन में है, आज उनसे भी हम लोग बहुत सारे सवाल लेंगे। तो आज हमारे बीच जो मौजूद हैं वरिष्ठ कलाकार हैं, और ये हमारा भी सौभाग्य है और ये हमारे दूरदर्शन का भी है कि आज उनसे हमें बहुत सारी बातें जानने को मिलेगी। तो हमारे साथ आज हमारे मंच पे जो मौजूद हैं सुमन सर और नीलेश मिश्रा सर, जो कि वरिष्ठ रंगकर्मी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार, बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम बिहार बयान में। आप दोनों को भी विश्व रंगमंच की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया बहुत शुक्रिया। रंगमंच, जो हम कह रहे हैं रंगमंच दिवस, मतलब क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को इस बारे में? सबसे पहले सबसे बड़ी बात यह है कि विश्व रंगमंच दिवस इस साल का थीम क्या है जी, ये आप जानिए कि इस वर्ष का थीम क्या है। थिएटर एंड ए कल्चर ऑफ पीस, रंगमंच और शांति की संस्कृति, ये इस वर्ष का थीम है। विश्व रंगमंच दिवस पहली बार 1961 में अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान IIT के द्वारा मनाया गया था। इसके बाद ये हर वर्ष 27 मार्च को मनाया जाने लगा। ये हमेशा, ये आज का दिन जो है ना, इसके विश्व रंगमंच दिवस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। ये हमारे रंगमंच की कला को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। रंगमंच कला के सबसे लोकप्रिय रूपों में से एक है जो संस्कृति को दर्शाता है। ये दिन नाटकों और नाट्य कलाओं में उनकी आवश्यक भूमिका को संरक्षित रखता है एवं उन मुद्दों को सामने लाकर लोगों के बीच सकारात्मकता का जो बढ़ावा देता है, उन्हें लोग जानने की ज़रूरत है जी। ये सकारात्मक जो बातें होती हैं रंगमंच पर, जो जिसे हम लोग जब परफॉर्म करते हैं तो साकार करते हैं। क्योंकि देखिए, रंगमंच का तो एक ऐसी विधा है, रंगमंच की हूबहू हमारे सामने दर्शक बैठे होते हैं और रीटेक की कोई गुंजाइश होती नहीं है इसमें। बिल्कुल। रीटेक दूरदर्शन में हो सकता है, फिल्मों में होता है, बार बार होता है, लेकिन जब मंच पे एक एक्टर चढ़ जाता है, अपनी कल्पना से जो भी चीज़ें उसने निहित की है अपने अंदर, वो उस पर अपनी विचार रखता है, उसको वो अपने हूबहू निभाने की कोशिश करता है। तो सुमन जी, हम ये कह सकते हैं कि जो भी थिएटर करते हैं उनका जो परफॉर्मेंस होता है वो लाइव परफॉर्मेंस होता है। बिल्कुल बिल्कुल। आप टेक नहीं ले सकते, आप ब्रेक नहीं ले सकते, जो कुछ करना है आपको लाइव करना है। हाँ। और ये सहयोग मिलता है दर्शकों से जी। नीलेश भी जानते हैं कि जब दर्शकों की तरफ से एक बार कलाकार को ताली मिल जाती है तो वो कलाकार और भी मतलब अपने अंदर निहित उसके अंदर जो काम है, जो परफॉर्मेंस करने की उसकी क्षमता होती है,
उसको बढ़ा चढ़ा के करना चाहता है। तो इसलिए रंगमंच जो है ना, हम ये कह सकते हैं कि रंगमंच में पंचम वेद इसको कहा भी गया है कि सब कुछ है इसमें। इसमें कोरियोग्राफी है, वॉइस लेवल है, डिक्शन है, सब कुछ इसमें निहित है। और जैसे कि रंगमंच पे जब भी हम जाते हैं तो हम पहले जब हम कभी कोई स्क्रिप्ट को पढ़ते हैं या देखते हैं तो मेरी कल्पना उसमें जाती है कि इसको इस प्ले को मैं कैसे डिज़ाइन करूं। और डिज़ाइन करने के पहले बहुत सारी बातें ध्यान में आती हैं कि मंच पे क्या क्या होना चाहिए, प्रॉक्स क्या होना चाहिए, बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, रंगमंच की मतलब इसको दिखलाने में जितनी खूबसूरती हम ला सकते हैं वो लाने का हम प्रयास करते हैं। तो इस हिसाब से रंगमंच को हम जीवंतता का एक ऐसा अनमोल धरोहर कह सकते हैं जो हमें जीवित रखने के लिए हमारी प्रेरणा में हमेशा वो जीवित रहता है। तो आप इसको अदरवाइज मतलब हमेशा आप शिक्षित होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार आपने शिक्षा ग्रहण कर ली तो उसके बाद आपको उस शिक्षा की जरूरत नहीं है। मतलब आप मुकम्मल आपने जानकारी मिल गया, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, हर दिन नया सीखने। देखिए एक ऐसा बाग है जो कलाकार होता है, एक ऐसे बाग में विचरण करता है कि एक बार अगर आपने बाग में खरपतवार हटा दिया तो वो बाग साफ सुथरा हो गया पहली बार, लेकिन उसको बार बार हटाना पड़ता है। इसलिए हम कहते हैं कि रंगमंच पे जितनी रिहर्सल्स होगी, जितने ज़्यादा परफॉर्मेंसेज होंगे, जितने ज़्यादा आप रिहर्सल में अपने आप को उस कैरेक्टर में ढालेंगे, उस कैरेक्टर में आप जाएंगे। ये बहुत सारी चीज़ें हैं रंगमंच से जुड़ी हुई। बिल्कुल। हम नीलेश्वर सर से आपसे पूछना चाहेंगे कि थिएटर ही क्यों? एक व्यक्ति जो अभिनय करना चाहता है तो उनको सबसे पहले थिएटर से ही क्यों गुजरना पड़ता है? देखिए अभी का जो वक्त है, थिएटर से गुजरना क्यों पड़ता है आपने थिएटर आपको बहुत सारी ऐसी बारीकियां सिखाता है जो फिल्मों में जाने के बाद आप उसको सीखना चाहें भी तो उस आपाधापी में नहीं सीख पाते हैं। जैसे थिएटर आपको डिक्शन सिखाता है, बोलने का जो आर्ट है, कहाँ उतार चढ़ाव होगा, कहाँ क्या होगा, किस तरह से शब्दों को आप शब्दों का ताना बाना बुनेंगे। मंच आपको सिखलाता है कि आप कैसे चलेंगे, आप कैसे उठेंगे, आप कैसे बैठेंगे। आप कैमरे के सामने हैं तो आप 10 बार कह सकते हैं कि हाँ जी तुम जो अभी उठ के खड़े हुए ये सही नहीं उठे। लेकिन जो हमारा रंगमंच है हमारे अभ्यास के माध्यम से ये बताता है कि अगर एक बूढ़े का कैरेक्टर आप कर रहे हैं तो आपको झटके से उठ नहीं जाना है। आपको ये महसूस करना है कि आप 25 साल के हैं, लेकिन आप में जो अंदर आपकी जो घुसा हुआ कलाकार है वो 60 साल का है। तो आपको 25 साल की उम्र में 60 साल की उम्र की तरह बिहेव करना होगा। और जब आप बिहेव करेंगे तो नेचुरली जब आप उसमें घुसेंगे तो आप अल्टीमेटली जब उठेंगे तो आपको लगेगा कि यस आई एम एन ओल्ड मैन। जब आप ये करेंगे तो फिर और ऐसी चीज़ों को करके बड़ा मज़ा आता है। मतलब जो चीजें करते हैं कैरेक्टर वो लोगों को दिखना चाहिए, थिएटर आप फील आना चाहिए वो सिखलाता है। थिएटर और थिएटर अनुशासन सिखलाता है, सलीका सिखलाता है, बड़े छोटे का भेदभाव ये सिखलाता है कि सीनियर्स की कैसे हमें इज्जत करनी है। फिल्मों में ये चीज़ें आपको नहीं, आप आए आपने अपना काम किया, कैमरा आपके लिए लगा है, आपने अपना काम किया, चले गया, गो बैक। मैं आया, मैं आपको नहीं जानता हूँ, मुझे ये बताया गया कि आपको ये करना है, मैं किया और चला गया। तो वो जो प्रगाढ़ता होती है ना वो रंगमंच के कलाकारों में होती है। ये मैं नहीं कहता कि वो आपस में दुश्मन है, दुश्मन नहीं है, लेकिन उनका मिलना बहुत कम होता है। और हमारा मिलना अगर 1 महीने की रिहर्सल करते हैं तो हर दिन होता है। मतलब कहने का मतलब कि एक जुड़ाव लोगों से मिलना, जुड़ाव और परफेक्शन इसके लिए थिएटर में ही बहुत जरूरी है। अच्छा, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा और दर्शकों को खासतौर पे बताना चाहूँगा कि आपका अनुभव एज अ रंगकर्मी 42 वर्ष हो गया। हाँ जी। सुमन जी आपका इनका लगभग 60 साल हो गया, 60 या 63 साल हो गया। तो आप लोग इतने सीनियर हो गए रंगमंच करते करते। हम तो आपके अनुभव जानना चाहेंगे सर कि आपने जो चीज़ सीखी है और जो चीज़ें दर्शक आपसे जानेंगे शायद ही कहीं उनको देखने को मिले या सुनने को मिलेगा। तो आपके अनुभव देखिए अभी के लड़कों में हमारी अपेक्षा
जिस वक्त हम लोगों ने शुरू किया था, पेशेंस थोड़ा कम है। हाँ अभी के समय में ये है कि अभी की जो स्थितियाँ, इस शहर की बात मैं कर रहा हूँ, दूसरे शहरों की तो नहीं, इस शहर की बात कर रहा हूँ। अभी स्थिति ये है कि आपको कलाकार जुटाने पड़ते हैं जी अपने लिए। आपके पास, मैं मतलब बिल्कुल खुले मन से ये कह रहा हूँ, मैं किसी के ऊपर आक्षेप नहीं लगा रहा हूँ, कोई भी टीम ऐसी नहीं जिसके पास 30-35 के लोग हो जो हर नाटक में उसके काम करें, चाहे वो पर्दे के पीछे करे या मेकअप में करें या फिर म्यूज़िक में करें या फिर एक्ट करें। कहीं ना कहीं से हमको लेना पड़ता है अभी के समय में। और हम लोग अपने समय में कुछ ही ग्रुप्स थे पटना में, तो उनके पास कलाकारों का हुजूम हुआ करता था। अब एक प्ले हम लोगों ने, सुमन भैया तो उस प्ले में थे, इन्होंने अजात शत्रु की भूमिका की थी। रामवृक्ष बेनीपुरी का नाटक है अम्बपाली, और ये अभी भी आपको देखने में इस उम्र में माशाल्लाह बहुत अच्छे खूबसूरत हैं, लेकिन इनको देख के लोग कहता था कि कुरूप व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है। जी पूरे कैरेक्टर में इस तरह से कैरेक्टर मेकअप में थे इन्होंने किया, करवाया गया था इनका। तो हम बात कर रहे थे कि हाँ भाई देखिए, आपस के मिलने और सबकी बात होती है, तो उसका अभाव हुआ है। अब लोग जो लड़के हैं वो उस तरह से बर्दाश्त नहीं करते हैं। अपने सीनियर्स एक का शब्द था, हमारे डायरेक्टर सतीश आनंद जिन्होंने यहाँ बहुत लंबा वक्त गुजारा, इन लोगों ने साथ काम किया है। तो एक शब्द था जो मुझको बोलने के लिए 12 दिन रिहर्सल करने जाता था। मुझे कहा जाता था कि भाई तुम दीवार की ओर मुंह करके खड़े हो जाओ, तुम रिहर्सल नहीं देखोगे, दीवार की ओर मुंह कर लो और तुम एक शब्द बोलो। और मैं, आप विश्वास करें, 3.5 घंटे वही शब्द बोलता था, अशरफुल मखलूकात, अशरफुल मुलाकात, अशरफुल मखलूकात, मखलूकात। और ये शब्द मुझे नहीं आता था। मैं हिंदी का व्यक्ति, नुक्ता नहीं समझता था कि जेड और जरूरत और जरूरत क्या होती है, मैं नहीं समझता था उस वक्त। और मैं 78 में मैट्रिक पास करके गया था। अच्छा। और वो उस वक्त अम्बपाली कर रहे थे ये लोग, और उसके बाद राजा इडिपस किया, सोफोक्लिस का लिखा प्ले था, ग्रीक प्ले था, और उसमें ऐसे ऐसे शब्द थे ना, वो शब्द मुझे नहीं आते थे। और डायरेक्टर ने मुझे ये कहा कि नहीं, और मैं 12 दिन बोलता रहा। 12वें दिन उन्होंने कहा कि तुमने कंप्लीट किया होमवर्क। वो मेरी ओर देखते ही नहीं थे कि ये क्या कर रहा है। मैं सिर्फ पागलों की तरह अशरफुल मखलूकात, अशरफ। और बीच में उनके कान बड़े तेज थे, बीच में वो देख लेते थे कि यहाँ नुक्ता इसने नहीं लगाया। ये 12 दिन ये करता रहा, और 12वें दिन अब आप किसी को कहेंगे तो वो कहेगा कि आप बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, बहुत बड़े एक्टर हैं, आई एम गोइंग अनदर प्लेस। शब्दों को तराशा है। बिल्कुल सही कहा आपने, नुक्ते का फर्क है। एक नुक्ता से खुदा बंदों से जुदा हो जाता है। नुक्ता अगर ऊपर है तो खुदा, नीचे है तो जुदा। हमको याद है उस वक्त सतीश जी कहते थे हमारे डायरेक्टर के, हाँ आप रोल कर रहे हो या ना कर रहे हो, लेकिन आप उस स्क्रिप्ट को पढ़िए। और कुछ पंक्तियां याद थी, ऐ शहनशाह मेरे मालिक, आज इस मुल्क की जरखेज मिट्टी पे खलिहानों पे आने वाली मासूम जिंदगियों पर मौत का साया गालिब है। आज बीमारी का बहुत खानदान है, कैडमस के महलों के लोगों की चीखों पुकार से जहन्नुमजार बनाने पे तुला हुआ है। मैं और ये फरियादी आपके हुजूर में इसलिए नहीं आए हैं कि आप एक अजीम इंसान हैं, आप एक अजीम शख्स भी हैं, और हमें आपकी ज़रूरत है। अब इनको बोलने के लिए हम लोग ने 2.5 महीने 3 महीने कि सर एक बार सुन लेते कि हम सही बोल रहे हैं। और अब उन चीज़ों का अभाव मुझे भी खटकता है, आज भी करता हूँ काम, लेकिन इन चीज़ों का अभाव खटकता है। जैसे तुगलक नाटक है, तो तुगलक नाटक में आप अल्फाज के बहुत मायने रखते हैं। हम लोगों में कोई उर्दू का जानकार नहीं, जैसे कि चर्चा हुई कि शानुर रहमान हमारे मित्र थे, तो उनको बुलाया गया, उसमें काम किया परवेज अख्तर में भी, जावेद अख्तर में, ये सब ने उसमें काम किया था। लेकिन शान को बुलाया गया, और हम लोग जो सीखते थे, जो जहाँ जहाँ नुक्ते की ज़रूरत होती थी, वहाँ अब एक डायलॉग है उसका, तुगलक का एक डायलॉग है, वो सौतेली माँ जो है उसके खिलाफ बगावत कर देती है और लोगों से मिलके उसको मरवाना चाहती है, तुगलक को मरवाना चाहती है। तुगलक की कहानी बड़ी लंबी चौड़ी है, जब जानते हैं दिल्ली से दौलताबाद क्या 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 बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन ये बात उसको मालूम हो जाती है, और तब वो जो है ना गुस्से में आ जाता है, कहता है कि तू, सौतेली माँ को बुलवाता है, और बुलाने के बाद कहता है कि तूने ज़िनाकारी से भी बदतर गुनाह किया है। अच्छा, हुकूमत के कानून में तेरे जैसे मुजरिमों के लिए एक ही शब्द दर्ज है कि तुझे बाजार के बीचों बीच खंबे से बांध दिया जाए और आते जाते लोग मार मार के तुमको खत्म कर दे। तो ये वो गिड़गिड़ाने लगती है,
शाही हुक्म दोहराया नहीं जाता, ले जाओ। क्या बात है। वही क्या ये जो ना जोश है, जुनून है। और ये नाटकों में जो डायलॉग जुबान पे आ जाते हैं ना, तो फिर उसके बाद फिर खेलने का मजा आता है, मजा आता खेलने में है। बड़ा मजा आता है। वो जब इंसान आप खुद जितनी में वो रिहर्सल समझने करें, लगता है कि वो है वो कैरेक्टर। हाँ। जितनी ज्यादा आप रिहर्सल करेंगे उतना ही मजा। सबसे पहले तो जुबान पे बिठानी होती है वो चीजें जो हमें कहनी कहनी है हाँ। वो, और फिर उसके बाद महसूस करना होता है कि हाँ मैं ही वो व्यक्ति हूँ, दूसरा व्यक्ति कहाँ है, मैं ही तो हूँ जो वो राजा हूँ, मैं ही तो हूँ जो वो बदमाश हूँ। और तब वो निखर के सामने आता है तो लगता है कि हाँ चलो। इतना इस तरह के देखिए, हिंदी में जैसे रामवृक्ष बेनीपुरी की चर्चा हुई, अम्बपाली की चर्चा हुई। मैंने अम्बपाली में अजातशत्रु की भूमिका की थी, तो उसका मित्र है अभी विनीत ने उसका मंत्री की भूमिका की थी। सुनीत कैरेक्टर था वो। है तो वो बोलता है, वो अजातशत्रु बोलता है कि सुनीत, क्या ये नहीं जानते कि सम्राट हमेशा ही सम्राट होता है और मगध सम्राट की आज्ञा अचल अटल है कि वैशाली पर हमें विजय प्राप्त करनी ही है, आम्रपाली को राजगिरी लाना ही है। सम्राट, क्या ये दर्प की वाणी नहीं है? नहीं। तो इस तरह से हम लोग करते रहे और संवादों के साथ खेलते रहे। सच पूछिए तो जब डायलॉग याद हो जाते हैं, मोमेंट में आ जाता है, तो शब्द जो है जुबान पर अगर आपके आ गए तो आप शब्दों से खेलते। कहते हैं कि टेलीविजन आपको बहुत फेमस बनाता है, फिल्म आपको बहुत फेमस बनाता है, बहुत पैसे देता है, लेकिन जब थिएटर करते हैं ना, आपको एक बेहतर इंसान भी बनाता है साथ ही साथ। तो आइए हम फिर अपने गेस्ट के पास जाते हैं और उनसे जानते हैं कि क्या ख़ास और है, क्या बारीकियां हैं अभिनय की दुनिया में जो सीखनी ज़रूरी है हम युवाओं को, आगे वाली पीढ़ी को। सर पुनः आपका फिर से स्वागत है। और सर अभी हम लोग जानेंगे कि हम लोग जानना चाहेंगे आपसे कि आखिर क्या बारीकियां हैं जो छूटती जा रही हैं इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में युवाओं से, कि वो बहुत जल्दी में है, उनको लगता है तुरंत फेम मिल जाए, तुरंत पैसा मिल जाए, बहुत चुटकी में सब कुछ हो जाए। तो कहाँ बारीकियां छूट रही है, कहाँ पे उनका संघर्ष छूट रहा है? वो छोड़ते क्या है, वो इस चक्कर में लगे रहते हैं कि कुछ मिल जाए, एक आध नाटक कर लें और उसके बाद हम जो है फिल्मों में चले जाएं, फिर टीवी पे चले जाएं। तो ये जो इनके अंदर जो बहुत ज़्यादा इस तरह का पैशन है, वो खराब करता है जिसको पैशन, वो सीखते नहीं है। जब तक आप सीखेंगे नहीं, जब तक आपके तलफ़ुज़, डिक्शन सब सही नहीं होंगे, उच्चारण दोष आप में रहेगा, तब तक आप नहीं सीख पाइएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि प्रशिक्षण जो है ना, नेता के लिए है। नेता, ये जो हम अभिनेता है उसके लिए है, प्रशिक्षण बहुत जरूरी है। अभिनेता बनाया नहीं जा सकता, वो तो होता है। अभिनेता को बना, देखिए जन्मजात उसमें कुछ ऐसे गुण होते हैं अभिनेताओं में, जो प्रशिक्षण से सिर्फ उसकी प्रतिभा को संवारा जाता है। जो उसके अंदर प्रतिभा है उसको संवारा जाता है। कलाकार जीवन, समाज और परिवेश से बहुत कुछ सीखता है। जो समाज में जो विकृतियां हैं, जो परिवेश है हमारा, वहाँ क्या हो रहा है, सड़कों पे क्या हो रहा है, मंच पे क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है, दुकानों में क्या हो रहा है, वो सारे परिवेश से वो कलाकार जो है उसको ऑब्जर्व करता है और उससे वो सीख लेता है। और आधुनिक रंगमंच में अभिनय जो अभी जो हो, टेक्निकली जो है हम बहुत रिच हो गए हैं, अभी बहुत ज्यादा रिच हो चुके हैं। वॉइस पे काम कर लेते हैं, टेक्निकली सारी चीज़ें, पिच पे काम कर लेते हैं, हाँ, सब पे काम कर लेते हैं। लेकिन देखिए जब अब की लाइट डिजाइनिंग और सेट डिजाइनिंग, इस पे बहुत खर्च हो रहा है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय 12 लाख, 25 लाख, 50 लाख रुपए खर्च कर करके, आपने सुना होगा, इब्राहिम हल्का जी का नाम जानते ही हैं। तो जिस समय उन्होंने तुगलक किया था और ओपन में किया था, तो उसमें करोड़ों रुपए खर्च हुए थे। उस समय किया, आप मनोहर सिंह वगैरह थे, वो लोग, उत्तरा भावकर थी, बहुत सारे ऐसे जो एक्टर्स हैं, वो उन्होंने काम किया था उसमें। तो वो एक दौर दूसरा था। लेकिन प्रशिक्षण लेके बाहर निकल जाने के बाद आपके पास जमीन बिल्कुल सादी होती है, खाली होती है। उस आपको कैसे चलना है,
आपको कैसे किधर- उपजाऊ आप आगे बनाना कैसे है बढ़ेंगे? उसको। हाँ, जी तो ये तैयारी तो आपको खुद से करनी होगी। बिल्कुल। तो बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में उसी समय बहुत सारा कुछ बना लिया। अब देखिए उस समय मैं जानता हूँ बहुतों की जीवनी मैं पढ़ता रहता हूँ तो देखता हूँ कि उन्होंने टीचर की नौकरी कर ली और शाम को नाटक करना शुरू कर दिया। तो एक मुकम्मल जगह तो मिल गई, सोर्स ऑफ इनकम। सोर्स ऑफ इनकम तो हो गया। मिल गया। तो सोर्स ऑफ इनकम जब तक नहीं रहेगा आप ढंग से मतलब बहुत डेडिकेशन के साथ जिसको कहते हैं आप मंच नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके दिमाग में हमेशा ये रहेगा कि आज सब्जी कैसे आएगी, आज बच्चे के स्कूल की फीस देना है तो कहाँ से लाएंगे। ये सब सारी चीजें जो घूमती रहती हैं। इसीलिए मैं बराबर कहता हूँ कि जैसे नृत्य के टीचर स्कूलों में बहाल किए जाते हैं, संगीत के टीचर बहाल किए जाते हैं, बहुत तरह के जो फाइन आर्ट्स के टीचर्स हैं उसको बहाल किए जाते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि हम वर्षों से देखते चले आ रहे हैं कि रंगमंच के लिए कोई रंगमंच का टीचर नहीं बहाल हो पाता है। अच्छा, ऐसा अब तक शुरुआत नहीं हुई? शुरुआत नहीं हो पाई है। और इसको जब तक जॉब से नहीं जोड़ेंगे, जब तक वो जुड़ेगा नहीं, तब तक रंगमंच का जो कलाकार है वो हैंड टू माउथ रहेगा। वो हमेशा काम करेगा, किसी नाटक में पैसे मिल गए तो ठीक है, नहीं मिले तो फिर वही उसी जगह पर है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है सच में। और इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि अभी रंगमंच के कलाकार इसीलिए फिल्मों में ज़्यादा चले जाते हैं, टेलीविज़न पे ज़्यादा चले जाते हैं बिकॉज उनका अर्निंग ज़्यादा होता है और कम वक्त में उन्हें अच्छे पैसे मिल जाते हैं। अच्छे पैसे मिलते हैं। देखिए मुझे लगता है रंगमंच से जुड़ने के बाद लगता है कि आधा दिमाग तो होगा कि पहले कमाए कहाँ से, क्योंकि बहुत सारी चीजों को खरीदना भी होता रंगमंच है। जो भी करते हैं, जो भी नए लड़के हैं, उन सब की समस्या बस रोजी रोटी बहुत बड़ी की समस्या ही है। होती है। हाँ, आप अगर दूरदर्शन की बात मैं बात की करूंगा, अगर फिल्मों की बात करें, आप अगर मॉब में भी खड़े होते हैं तो उस दिन के उनके 300-500 रुपए बनते हैं, उनको मिल जाते हैं। लेकिन रंगमंच पर आप ये नहीं सोच के आए कि मुझको पैसे तो आज मैंने काम किया है, रिहर्सल किया है तो मिलेगा ही। हाँ, वो संभव अभी के दौर में, अभी के समय में तो नहीं है, नहीं मिल पाता नहीं है। है। और इसीलिए क्योंकि रोजी रोटी की हाँ। समस्या सबके साथ है। हर व्यक्ति चाहता है कि कहीं ना कहीं से 2 पैसे की मुझे आमदनी हो जाए ताकि मैं अपना अच्छा, भी इसी काम पे मैं एक कर सवाल लेना चाहूँगा आप लोगों से कि जैसे रंगमंच में लोग इतने मेहनत करते हैं, बारीकियों से हर चीज़ों को सीखते हैं और बहुत वक्त देते हैं। वक्त देने के बाद भी अगर उन्हें अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता और एक अच्छी जगह नहीं मिल पाती तो कहीं ना कहीं उन्हें मतलब निराशा हाथ आती है। तो ये जो चीज़ें कमी जो है वो रोज़गार पे ही आके रुकती है या और भी कुछ ऐसे गैप है जहाँ की बढ़ना ज़रूरी है? नहीं, रोजगार पे तो आके रुकती ही है जी, रुकती ही है क्योंकि क्योंकि जरूरी है। ज़रूरी हम सब जो है जीवन में कुछ ना कुछ अर्न करना तो चाहते ही हैं। कोई जैसा इन्होंने कहा कि कोई संगीत का शिक्षक हो जाता है, कोई कला का शिक्षक हो जाता है, तो सबके लिए तो रोजगार है। उनके लिए है, वो पटना आर्ट कॉलेज से या कहीं से भी आर्ट का लेके आता है डिग्री, तो उनकी जो है सो दुविधा खत्म हो जाती है कहीं ना कहीं। लेकिन रंगमंच का कलाकार क्या करे? इसीलिए किसी का कोई ध्यान इस ओर नहीं जाता है कि ये जो कर रहे हैं ये आर्ट फॉर्म कोई भी हो, आसान तो है नहीं। ये जब इतनी मेहनत करते हैं, देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक छोटी सी घटना है, आपको बड़ी हंसी आएगी। मैं जब मैट्रिक पास किया तो पटना साइंस कॉलेज में मेरा एडमिशन हो गया तो नाटक भी करता था और मैं बिल्कुल छोटा था। ये लोग हाथ पकड़ के मुझे घर से ले जाया करते थे, हाफ पैंट पहन के मैं जाता था और मैं पिताजी से छुप के जाता था, क्योंकि मेरे पिताजी अच्छे पढ़े लिखे स्कॉलर रहे और उनका मन ये था कि बेटे साइंस कॉलेज में पढ़ रहा है, बहुत अच्छा ऑफिसर या किसी बड़े ओहदे पर जाए, अच्छा है, जहनी है, सब है, जाए। और मेरा मन तो नाटकों में रम रहा था धीरे धीरे। तो वो साइंस कॉलेज में पढ़ता था मैं, और इस बीच एक नाटक हुआ उसमें 84 में नाटक हुआ। साइंस कॉलेज से निकल के पटना कॉलेज की तरफ से आके पटना यूनिवर्सिटी तक में मैं आ गया था। एक नाटक हुआ जिसमें मुझे गाउन पहनाया गया, जिसको अभी आप नाइटी कहते हैं, और उस वक्त का मैं पहला एक्टर था पूरे बिहार का जो भिखारी ठाकुर के मरने के बाद गाउन पहन के स्टेज पे डांस करता था। अरे अच्छा, ये डिजाइन उन्होंने किया। एक प्ले था, यहीं के राइटर है ऋषिकेश सोलम, उनका लिखा अमली, उसमें मैं सूत्रधार बनता था। सूत्रधार आप कह सकते हैं कि वो जिसको आप फ्रेंच भाषा में कह सकते हैं कि लौंडा डांस। जी हाँ, काफी वो मुझसे करवाने के लिए, एक्ट करवाने के लिए किया उस समय 84 में। और मेरे बड़े पापा घर से आए थे पटना,
सबसे मैंने बहुत मिन्नत की, पापा से मिन्नत की कि आइए नाटक है, नाटक है, नाटक है। नाटक देखने ये गए, सब लोग गए। लेकिन जब नाटक देखा देख के आपका- जब खत्म हुआ तो ये सब लोग चले आए, कोई मुझे मिला ही नहीं। मैं ढूंढता रहा कि मेरे परिवार के लोग आए थे, कहाँ हैं। घर आया, पिटाई पड़ी। कोई पिटाई नहीं पड़ी किसी ने। मैंने उत्साह बस अपने बड़े पापा से पूछा कि पापा कैसा लगा। मैं तो उत्साहित था बहुत उस नाटक करके। मेरे पिताजी का जवाब आता है, भैया मैंने तो इसे साइंस कॉलेज में पढ़ने भेजा था, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, सब कर रहा है, लेकिन मेरा बेटा आप कोई पूछेगा तो कहिएगा कि नचनिया हो गया। नचनिया हो गया। ये उनके शब्द थे कि नचनिया हो गया। तो थिएटर की स्थिति ऐसी रही है। वो मुझको भले सुकून दे रहा हो, दर्शकों को भले अच्छा लग रहा हो, लेकिन परिवार वालों की भी यही मंशा होती है कि रंगमंच कर रहा है, सब कर रहा है, लेकिन आ क्या रहा है। आ क्या रहा है? ये लोग लास्ट जब में बुलाने फिर वही जाते आता थे है, मुझको जी। घर पे ना, तो कभी कभी पापा बिठा लेते थे, बोलते थे सुमन जी आप क्या करते हो। तो मैं नाटक करता हूँ, बड़े उत्साह से कहते मैं तो नाटक करता हूँ और आकाशवाणी में नौकरी करता हूँ। तो बोलते थे वो तो ठीक है, लेकिन नाटक करते हैं, लेकिन काम क्या करते काम हो? क्या करते हो? नाटक करने को वो काम मानते ही नहीं, बोलते थे, करते क्या? और ये लोग, ये हमारे गुरुदेव सतीश आनंद और ऋषिकेश सुलभ, ये सब लोग मेरे घर जाने से कतराते थे कि इसके पिताजी कौन सा सवाल पूछ लेंगे और कहाँ फंस जाएंगे। किस तरह के बदलाव देखने को मिले, क्योंकि आपने पीढ़ी दर पीढ़ी देखा है चीज़ों को बदलते, चीज़ों को परिवर्तित होते। तो पहले एक माध्यम था नाटक, जैसे नुक्कड़ नाटक होता था, तो हम पहले लोगों को साक्षर शिक्षित करते थे। अब वो चीज़ें कहाँ ख़त्म होती जा रही हैं? देखिए पहले और आज में फ़र्क तो हुआ है, बहुत फ़र्क हुआ है। पहले लोग नाटक को नाटक के नज़रिए से देखते थे, अब वो नज़रिया बदला है। लोगों का नज़रिया ये बदला है कि पहले जैसे आप नाटक देखते थे तो उसमें से कुछ चीज़ें निकाल के लाते थे जिसका कहीं ना कहीं उपयोग करते थे आप। वो नाटक के माध्यम से ही जो चीज़ें आपको अच्छी लगती थी उसका उपयोग करते थे। अब वो चीज़ें नहीं रह गई हैं। ज़िंदगी की आपाधापी में एक तो बढ़ गया है लोगों का आना जाना, लोगों का ये बढ़ गया है कि हाँ भाई दायरा बढ़ गया है। पहली बात, दायरे के साथ साथ आपाधापी बढ़ गई है। लोगों के पास उस तरह से सोचने का अब वक्त नहीं है कि हमने जो वहाँ देखा, उसको जो हमने महसूस किया, उसको कहीं उसका इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं कि नहीं। तो ये आपाधापी के दौर में ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन हाँ उसका जो एक रेशियो है ना, वो रेशियो कम हो गया है। वो रेशियो कम हो गया है, इसके लिए मैं दर्शक को सिर्फ जिम्मेवार नहीं मानता हूँ। जिम्मेवारी हमारी भी बनती है, चूँकि हम थिएटर करते हैं तो उसकी जिम्मेवारियों से भाग नहीं सकते। नहीं सकते। कहीं ना कहीं हम में भी कुछ ना कुछ ऐसा है जिसकी वजह से पूर्ण रूप से वो सारा कुछ हमारा लेके नहीं जाते हैं। ये जिम्मेवारी हमारी भी बनती है कहीं ना कहीं, या तो हम उस तरह से उसको अब नहीं कर पाते हैं, या तो उस तरह से दर्शकों को परोस नहीं पाते हैं, या तो उनके मन में वो उन चीज़ों को घर नहीं करवा पाते हैं, या उनका लोगों का भी इंटरेस्ट बहुत कम हो गया थिएटर को जागरूकता लेके। की कमी। जागरूकता मुझे Awareness लगता है की। जागरूकता एकदम आउटराइट रिजेक्ट नहीं कर सकते। सकते। तो सर वो जागरूकता है, जागरूकता है, जागरूकता है, लेकिन क्या है ना कि उनको उस तरह की चीजें चाहिए। जब आप अच्छी चीज परोस रहे होते हैं तो हमने कहा ना कि तुरंत आपको तालियां मिलती हैं और लोग अप्रिशिएट करते हैं। तो समाज में जो अभी कई तरह के हैं, आप देख रहे हैं, चाहे भिखारी ठाकुर ने बेटी बेचवा नाटक लिखा, बहुत सारी चीजें लिखी उन्होंने, उस दौर की चीजें थी। फोक में, लोक नाटकों में, लोक नाटक आज भी हमारे समाज में जिंदा है। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। लोक नाटक है, लोक तत्व हैं, गांव के लोग हैं, गांव के लोग बैठ के कीर्तन करते हैं, बहुत जिनको जो आता है वो करते रहते हैं। इसलिए मैं ये कहता हूं कि अभिनय, अभिनेता और प्रशिक्षण, ये तीन चीज जो है बहुत जरूरी, अभिनय के लिए, अभिनय, अभिनेता के लिए और प्रशिक्षण। जब तक देखिए बहुत ज्यादा वर्कशॉप्स होते हैं, कार्यशालाएं होती हैं, 1 महीने की कार्यशाला होती है, प्रोडक्शन ओरिएंटेड कार्यशाला होती है, उस पर काफी खर्च होता है और 30 लड़के लड़कियों को लेके वो कार्यशाला तैयार की, उसमें प्रशिक्षण दिया। अब 30 दिन काम करने के बाद 31वें दिन आप उसका प्रदर्शन करते हैं। प्रदर्शन आपने कर दिया, उसके बाद उसको क्या मिला, वो जो जिसने मेहनत करी, 30 दिन तक मेहनत की, उसको मिला क्या? उसको बस यही है ना कि वो कुछ सीख लिया। हाँ, डिक्शन सीख लिया, भाषा सीख ली, बोलने का अंदाज सीख लिया,
और इस तरह का उदाहरण मैं आपको एक दे सकता हूं कि हम लोग एक नाटक कर रहे थे बहुत पहले, नीलेश को भी याद होगा, खामोश अदालत जारी है। जी। तो हम लोग के मित्र थे, खामोश अदालत जारी है, उसमें एक कैरेक्टर जो कर रहा था उसमें गंवई आदमी था, और वो आदमी उस दिन नाटक कर रहा था और इत्तेफाक से जो पुलिस विभाग के लोग थे वो लोग उस नाटक को देखने आए। तो उसने जो रोल किया और नेक्स्ट डे उसको इंटरव्यू देना था, तो वो इंटरव्यू देने जब गया तो उससे कहा गया कि आप जो रात में डायलॉग बोल रहे थे वही हमें सुनाइए। तो देखिए उसके बाद उसका वो चयन हो जाता है, And he selected. वो सेलेक्टेड। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपको वहां से बहुत कुछ मिल जाता है और आप सीख लेते हैं। सीखने के बाद आप दूसरों को भी सिखा सकते हैं, बता सकते हैं। तो लोक नाटक हो या जो प्रोसिनियम थिएटर जैसा कि हम लोग बोलते हैं कि रंगमंच और नुक्कड़ नाटक, आपने कहा ना नुक्कड़ नाटकों की, नुक्कड़ नाटकों की भी बहुत जरूरी है। हाँ जी। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से पोल खोल जिसको हम कह सकते हैं कि बहुत सारी चीजें हैं, मैसेज दे सकते हैं। हाँ, जो मैसेज है, मैसेज दे सकते तो वो मैसेज जैसे हम लोगों ने, हमको याद है कि जुलूस नाटक किया था, 150 शोज उसके किए थे हम लोग, अरे बहुत पहले बादल सरकार का लिखा हुआ है। इमरजेंसी के टाइम में वो emergency- काम उसमें किया आपको बता रहे हैं कि मैं कोतवाल की भूमिका करता था, ये भी करते थे, सारे लोग करते थे। और नुक्कड़ नाटकों में उसका एक फॉर्मेशन था, डांस भी कर रहे हैं, गा भी रहे हैं, और उसके बाद फिर एक्ट भी कर रहे हैं। तो ये जो प्रशिक्षण मिलता है ओपन एयर में, ओपन स्टेज पर, किसी कॉलेज पर, किसी ऑफिस के नुक्कड़ पर, कहीं भी सड़क पे आपको खुलने का मौका देता है। आप रूबरू होते हैं दर्शकों के साथ, झिझक खत्म करता है, झिझक आपकी खत्म होती है, इंटरेक्शन होता है। तो ये जो विधा है ये मरने वाली नहीं है, रंगमंच कभी नहीं मरेगा, ये आप जान लीजिए कि कभी कितना भी टेलीविजन आ जाए, कितना भी दूरदर्शन आ जाए, आकाशवाणी के माध्यम से, जैसे कि हम कहते हैं ना कि आकाशवाणी में नाटक किए जाते हैं, मैंने भी बहुत सारे सैकड़ों प्रोडक्शंस किए हैं। तो आकाशवाणी में क्या है कि आप वॉइस के लेवल पर खेलते हैं, और उस लेवल पे खेलने से, चूंकि आपकी कानों में जो ध्वनि जा रही है, अगर जंगल की ध्वनि देनी है तो इफेक्ट डालना है। राजा की भूमिका कोई कर रहा है तो राजा के लिए क्या क्या प्रॉप्स होने चाहिए, क्या क्या इफेक्ट होना चाहिए, कैसे वो चल रहा है। जैसे अभी अभी मैंने रावण किया है, तो रावण कैसे बोल रहा है, क्या सोचता होगा, क्या उसके अंदर में उसकी बातें निहित होती है। एक्ट जो रावण का किया आपने, तो मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को भी कुछ डायलॉग होगा वो डिलीवर करें। डायलॉग हमने या मतलब डायरेक्ट किया हाँ, है, ये डायरेक्ट लेकिन वो एक बोलता है, एक संवाद बोलता है जी कि रावण रावण ही है और रावण ही रहेगा। क्या बात। वो जब रावण का वो आता है कि वो बोलती है, उसको मंदोदरी बोलती है उसको पिंच करती है, तो कहती है कि ऐसा नहीं है, ऐसा होगा। और वो चूंकि रावण ने किडनैप करके लाया हुआ है, आपके आज के शब्दों में किडनैपिंग, सीता का हरण किया है और वो अशोक वाटिका में रखे हुए हैं, तो वहाँ उसकी जो प्रतिध्वनि है और वो बहुत भी जबरदस्त मंदोदरी जो कन्विंस करती है कि Convince करने आप के लिए जाके बिल्कुल, उनको फिर से दे दो राम को। वो हाँ, कहता उस है। टाइम ये में जो उनका होता है डायलॉग ना। डिलीवरी। और हाँ, फिर समुद्र के किनारे रावण ही आचार्य बन के आते हैं अच्छा और राम की पूजा संपन्न संपन्न कराते हैं। कराते हैं। और वो कहते भी हैं रावण कि तुम ये जो पूजा करा रहे हो अर्धांगिनी, हाँ, बिना अर्धांगिनी के ये पॉसिबल नहीं है। उस पे विजय प्राप्त करने के लिए करा रहे हैं। अच्छा, तो ये जो चीजें हैं ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारा ऐसा नहीं, मैथोलॉजिकल जो हमारे प्लेज है वो एक जमाने में बहुत हुआ। दिक्कत ये है कि आप दर्शकों को कैसे वो चीज खुद परोसते हैं, खुद उसमें कैसे आप आते हैं। ये बहुत जैसे इन्होंने अभी बात की भिखारी ठाकुर के नाटकों की बात की। अभी रिसेंटली जब मैं अभी गया था अवार्ड लेने संगीत नाटक एकेडमी का, तो हमारा एक शो था, मेघदूत में शो था। वो शो की शुरुआत नाटक की शुरुआत होती है तो मैं अपने बच्चे को गंगा में प्रवाहित कर रहा हूँ, रोता हूँ। जब ये नाटक खत्म हुआ तो ऑडियंस में जो बैठे थे पहले उन्होंने कहा कि यार तुमने तो फर्स्ट सीन से ही रोना शुरू कर दिया, तुमने ऐसा क्यों किया। तो मैं उस
स्टेज पे एंट्री लिया और मैं कैरेक्टर में घुस गया तो फिर वो मुझे ध्यान नहीं रहा कि नीलेश काम कर रहा है या वो एक्टर काम कर रहा है, तो मैंने वो काम किया तो वो उनको अच्छा लगा। मैं माजरा चाहता हूँ, यहाँ पे वक्त की कमी है और अब वक्त हो चला है आपको मतलब कहने के कि हम प्रोग्राम को यहाँ पे सारी बातें हैं बातें की हमने आपसे, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ जानने को मिला। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे खास कार्यक्रम प्यार बयान के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से विश्व रंगमंच दिवस की आप सबको, दर्शकों को, सबको हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार। बहुत शुक्रिया दर्शकों। अब वक्त हो चला है प्रोग्राम को मतलब हम आखिरी मोड़ तक ले जाने का, लेकिन उससे पहले हम बार बार कहते हैं कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगता है, आपका प्यार हमारे साथ किस तरीके से बरकरार है। इसलिए हम आपको कहते हैं कि उठाइए कलम और कागज़, नोट कीजिए हमारा पता, बिकॉज आपके ख़त से हमें कहीं ना कहीं बहुत कुछ मिलता है। तो नोट कीजिए हमारा पता। हमारा पता है निर्देशक DD बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड 80001। हमारा ईमेल ID है directordkpatna@gmail.com। आपके ख़त और आपके मेल का हम दोनों को मतलब हमारे पूरे कार्यक्रम बिहार बयान के लोगों को बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है कि आपको इस प्रोग्राम में क्या बदलाव देखना चाहते हैं, कुछ नया ऐड ऑन करना चाहते हैं, तो ज़रूर हमें ख़त और मेल कीजिए। बिल्कुल। और अब बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। अब हमें दीजिए इजाज़त, फिर हम आएंगे नए शो में नए मेहमान के साथ और इसी तरीके से अपना प्यार हमें देते रहे। मैं ऋचा राजपूत। मुझे नज़ीर अख्तर खान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। संकल्प लिया था कई दिल आह्वान जन जन देखिया, आदत बदलो बदलेगा देश, सबसे पहले मन नामुमकिन को हाँ मुमकिन हमने करके दिखाया है, जन जन ने हाथ मिलाकर सपना सच्चा बनाया है। सदियों से जो ना देखा किसी ने वो सपना है देखा, हाँ स्वच्छ बने भारत अपना बापू से नहीं है सीखा, इतिहास में है दर्ज हुई भारत की यात्रा, सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह तक, हाँ सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह तक, इतिहास में ये दर्ज हुई भारत की यात्रा, सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह। સપનું સૌએ કર્યું સાકાર એ સર્જો રે ઇતિહાસ કામ પડ્યું છે স্বপ্ন দেখো সাকার করেছি यहाँ तक आ पहुँचे हैं अब हमें और आगे जाना स्वच्छता के धर्म को जीवन में अपनाना स्वच्छता ही सेहत है अब सेहत को घर लाना स्वच्छता संदेश
ಅಸಾಧ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ನಾವು ತೋರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ ಭಾರತದ ಯಾತ್ರೆ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛಗೃಹದವರೆಗೆ नवी अशी पहाट चाललो एक साथ झाला सुंदर स्वच्छ देश हा सारा कसा फुला भारतस्य इतिहासेषु सुवर्णकान्ति सदृश्यः स्वप्नं जातं परिपूर्णं स्वच्छ भारतं नमाम्यहम् सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह तक हम सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह तक बापू संगोष्ठी हो सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह तक साफ होया है भारत अपना सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह तक भारत मुझो साफ कियो सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह तक रचनी हम इतिहास के सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह तक उसके इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं जया सिन्हा, तो आइए देखते हैं खबरें तेज रफ्तार से। राहुल गांधी को सूरत की अदालत से 2 साल की सजा और उनकी संसद सदस्यता जाने के बाद आज संसद का पहला सत्र होगा। विपक्ष की ओर से इस मसले पर एकजुटता दिखाए जाने के बाद आज दोनों सदन में हंगामे के आसार। संसद में तमाम कोशिशों के बावजूद गतिरोध कायम, स्पीकर और सभापति की ओर से आश्वासन।